इतने का। देखो अप्रोच देखो, पहले आंसर तो आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। अप्रोच देखते हैं, ठीक है, कैसे हम कर रहे हैं वो देखो। 1500 का इन्होंने होलसेलर से लिया और जब कंज्यूमर को दिया तो वो 1500 प्लस 150 का था ना, बोलो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जीएसटी कितना है यहाँ पे 12%। तो आपको पता है जीएसटी कैसे जाएगा, 6% ऐसे जाएगा, ठीक है, स्टेट और सेंटर को दोनों को। अब देखिए सबसे पहले जो होलसेलर को जीएसटी मिल रहा है रिटेलर से, यानी जो रिटेलर दे रहा है वो जीएसटी कितना है, 90 है। तो बोलो जो इधर जाने वाला है होलसेलर के पास, सबसे पहले तो इतना ही जा रहा है। अब रिटेलर इससे जो जीएसटी लेगा तो 90 तो लेगा ही, है ना। ये दोनों 90 लेगा नहीं लेगा, बताओ। अरे लेगा, हाँ, 90 के अलावा भी कुछ लेगा, है ना। 90 के अलावा किस पे लेगा, इस 150 पे, है ना भाई। 1500 पे तो 90 मिल जाएगा उसको कंज्यूमर से भी, लेकिन 150 पे जो मिलेगा प्रॉफिट पे भी तो जीएसटी लेगा, बिल्कुल लेगा। तो प्रॉफिट पे 6% के हिसाब से कितना लेगा, 9। देखो ध्यान से, अरे 9 ही तो हुआ भाई। 150 का कितना हुआ, 9 हुआ। 150 का 6% 9 हुआ, 150 का 6% 9, यानी ये एक्स्ट्रा है जो वो उससे लेगा। और अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब सारा खत्म हो गया जहां तक आना था आपका। अब जितने आंसर पूछ रहा है देखिए कितनी आसानी से निकलते हैं। सबसे पहले पूछ रहा था द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, आंसर तो वैसे भी निकल आता, लेकिन ये अप्रोच बहुत इजी बना देगी क्वेश्चंस को। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे इसको। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन बाय द रिटेलर, रिटेलर ने कितना सेलिंग प्राइस रखा होगा, जितना इनका कॉस्ट प्राइस था, यानी इसको ऐड करके वही आप लोग कितना होगा, यही होगा सिंपल 1650। नहीं, हाँ, इसके साथ साथ इसमें क्या क्या जुड़ेगा, ये भी तो जुड़ेगा, ये इतना, ये टैक्स है भाई, ये तो टैक्स है, बट सर उसमें एक्सक्लूडिंग टैक्स है। हाँ, एक्सक्लूजिंग, हाँ, दो होंगे सेलिंग प्राइस। एक तो होगा ये आपका 1650, ठीक है, ये होगा विदाउट जीएसटी, ठीक है, जिसमें जीएसटी नहीं काउंट हो रहा है, टैक्स नहीं काउंट हो रहा है, और एक होगा 1650 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स पूछ रहा है तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, 1650 आंसर है। अब पूछ रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स, तो इंक्लूडिंग टैक्स क्या हो जाएगा भाई, इंक्लूडिंग टैक्स क्या हो जाएगा 1650, 1848। हाँ, उधर 180 था, 180 प्लस क्या था 18, है ना, ये था ना टैक्स पूरा। देखो ध्यान से, पूरा टैक्स यही था शायद, फिर से देख लेते हैं। हाँ भाई, तो ये ऐड करके कितना आ रहा है, सी ऑप्शन होगा जहां तक। यस, हाँ, यस ये ठीक है। अगला कह रहा है द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, होलसेलर ने कितना पे किया है, देखिए पीछे चलते हैं। होलसेलर ने, अरे कहाँ पहुंच गए, ये देखिए होलसेलर ने, देखिए यहाँ डिवाइड हो गए ना दो में, देखिए एक जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जा रहा है स्टेट को। तो ये तोड़ के लिखने में ये फायदा है, आपने निकाल लिया पहले ही कि होलसेलर ने 90 दिया है। अच्छा, अगर पूछेगा रिटेलर ने कितना दिया है, रिटेलर ने कितना दिया है, अरे 99 रुपीज या खाली 9 रुपीज, भाई अगर इन्होंने 90 दिया, रिटेलर ने 99 दिया तो स्टेट गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हो गई, है ना। सब लोग टैक्स दे रहे हैं, इतना ज्यादा बढ़ के कितना हो जाएगा टैक्स, ठीक है। तो ये किस पे देगा भाई, ये 90 तो पहले ही चला गया था, दे दिया। होलसेलर ने तो रिटेलर से लेके ही दिया ना, अपनी जेब से तो दिया नहीं है। होलसेलर वाला टैक्स रिटेलर की जेब से आया है, और इन टर्न अगर हम कहें तो वो कंज्यूमर की जेब से ही आएगा फाइनली, जो कंज्यूम करेगा उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ होलसेलर ने कितना दिया है सेंट्रल को 90, तो स्टेट को कितना दिया है 90, वो भी 90 है सेम। टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, रिटेलर ने 9, हाँ अभी हमने पूछा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कह रहा है द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा टैक्स कितना मिला होगा, 90 तो होलसेलर से मिला 99 और रिटेलर से हाँ 9 मिला, तो टोटल हो गया 99, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फैन टू द कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो ये तो पीछे भी हम लोग कर चुके हैं इसमें, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वही इनका कॉस्ट पड़ेगा, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ने एक टीवी खरीदा है, डिस्काउंट कितना है 25% का लिस्टेड प्राइस पे, ठीक है, कितना 32,000 जो लिस्टेड प्राइस था। शॉपकीपर ने फिर वो टीवी बेच दिया कंज्यूमर को लिस्टेड प्राइस पे ही, ठीक है। ये सेल जो है वो इंट्रा स्टेट है और जीएसटी 18% है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर।
जितने लोग इन्वॉल्व हैं पहले उनका लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉपकीपर और कंज्यूमर, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए अप्रोच देखिए, पहले आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे अभी आएंगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन पहले इसको देखिए। इसमें अप्रोच, मेनली अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है शॉपकीपर ने टीवी खरीदा है डिस्ट्रीब्यूटर से, कितना? ऑप्शन सी 28320। ठीक है, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से कितने डिस्काउंट पे खरीदा है? 25% के डिस्काउंट पे, है ना। 25% का डिस्काउंट, जब भी इस तरह की बात करें परसेंटेज में, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ? 1/4। ये ऐसे याद रखो, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हुई भाई? 1/4 हुई ना। हाँ 1/4। अब आप बताइए 1/4 का डिस्काउंट का मतलब 8000 का डिस्काउंट हो गया। सिंपल दिख रहा है भाई, ये करने की जरूरत भी नहीं है। 8000 का डिस्काउंट हुआ नहीं, 32,000 के 4 टुकड़े करिए, 8000 आया। 8000 का डिस्काउंट है तो कितने का बेचा होगा? कितने का बेचा होगा? 24,000 का। सिंपल, 24,000 का तो बेचा होगा भाई। 8000 वहां से निकाल दीजिए आप, 24,000 का बेचा। अब इन्होंने क्या किया है, आगे उसको लिस्टेड प्राइस पे बेच दिया, यानी 24,000 में कितना ऐड किया इन्होंने? 8000। जब इन्होंने आगे बेचा है तो 8000 ऐड किया है। अब देखो जीएसटी कितना, 18% दे रखा है। 18% मतलब 9 को 2 जगह, बताइए। इस पे 9% निकालेंगे ना हम, जीएसटी कितना आएगा बताइए? 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से जीएसटी कितना है? 2 0 कैंसिल कर दो सबसे पहले, 2 0 हटा दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 1 0 तो रहेगा ही। 9 4 36, 9 2 18 एंड 3, ये होगा। और यहाँ पे भी यही होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो डीलर जितना को जो जीएसटी मिलेगा शॉपकीपर से, वो इतना ही होगा। देखो सही लिखा है? यस सर, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए, शॉपकीपर कितना वसूलेगा आगे इनसे? वो सिर्फ और सिर्फ इस 8000 पे फोकस करेगा। 8000 पे कितना आएगा बताइए? 9% का 720। देखो ध्यान से, सिंपली डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, माउथ कैलकुलेशन हो जाएगी ऐसे ही। 720 होगा, 9% उससे कितना है? हाँ 9% दोनों का। अब हमसे क्या पूछ रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग टैक्स बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का कितना सेलिंग प्राइस बन रहा है? तो वो 24,000 तो यहाँ पे थे, और कौन सा ऐड हो रहा है? ये देखिए, ये अमाउंट ऐड हो रहा है। कितना बनेगा जाके? 24,000 डिस्काउंटेड प्राइस था, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये देखिए इतना, ये कितना है? 0 12 3, ये है ना, तो कितना आ जाएगा? ये 28320। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या। यहाँ पे देख लीजिए इन सारी वैल्यूज को। अब इन्हीं में से आंसर हमें चूज करना है आगे। क्या कह रहा है? द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना टैक्स पेड किया होगा? 2 अलग अलग लिखे थे हमने, याद है किसी को वैल्यू? क्या लिखी थी? ये देखिए 2160। एक स्टेट गवर्नमेंट का है, एक क्योंकि इंट्रा स्टेट हो रहा है तो विद इन द स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यही जाएगा 2160, और सेंट्रल को कितना जाएगा? 2160। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा था बताओ? शॉपकीपर कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा था? अभी पीछे देखी थी वैल्यू, भूल गए। ये देखो, 8,000। अरे ये देखो, ये टैक्स पूछ रहा बेटा, टैक्स पूछ रहा है। 9% of 8,000। हाँ बिल्कुल, निकाल चुके ना हम लोग, तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। बिल्कुल देखो, यहाँ क्या कह रहा था? टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना टैक्स टोटल रिसीव किया? सबसे पहले 2160, और क्या था इसमें? 720। यही तो है भाई टोटल। हाँ, इसको ऐड करके बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2880। ठीक है, देखिए द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स टीवी का क्या पूछ रहा है? पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने क्या पे किया था? 24,000, मतलब पूरा 32 तो था ही, क्योंकि वो प्रिंटेड प्राइस से बेच रहा था। तो 32,000 ये था प्लस टैक्स। टैक्स कितना बन रहा था भाई? ये तो 2 बार था, है ना, और क्या था? 720 भी तो था 2 बार। ये पूरा कितना आ रहा है? ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको दिख रहा है 32 यहाँ पे है, 4 समथिंग यहाँ पे बन रहा है जाके, ऑप्शन बी तो 37760। 36 से ज़्यादा बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए कैसे लगेगा, मतलब आंसर बताइए इसमें। फिर हम आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं करने का। पहले आप कर लीजिए अपने तरीके से, जो आपको आता हो।
आंसर आया। ठीक है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें खाली अप्रोच। ठीक है, देखिए रिटेलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस पे 15% का डिस्काउंट था, होल सेलर से इनको मिला। ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, खरीदने के बाद उन्होंने 10% का प्रिंटेड प्राइस पे ही और 10% बढ़ा दिए। कंपटीशन ज़्यादा था मार्केट में, तो फिर उनको डिस्काउंट भी देना पड़ा। ठीक है, अदरवाइज वो कोई खरीदता ही नहीं 5% का मार्क प्राइस पे। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 12% एंड द बायर पेज, अब दिखा दिया कि बायर ने, जिसने भी फाइनली जो प्रोडक्ट खरीदा है वो इतने का खरीदा है। तो अब कह रहे हैं कि आप बताइए, मतलब ये जो प्राइस वैल्यू दी हुई है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रखी है, यानी फाइनली जो उसने पे किया टैक्स वैक्स सब मिला के वो इतना था। फिर कह रहे हैं बताइए प्रिंटेड प्राइस क्या था आर्टिकल का। ठीक है, अब क्वेश्चन को बहुत तरीक़ों से किया जाता है, अब एक्स मान के करेंगे, और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका एक ये भी है कि आप 100 मान लीजिए। आपने मान लिया कि जो प्रिंटेड प्राइस था वो 100 था। आप बताइए अगर 100 था तो 15% के डिस्काउंट के बाद 85 बचा, 85 बचा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि उसने फिर आगे जाकर मार्कअप किया 10% का। ये शाबाश। अब ये जो इसका कॉस्ट प्राइस था, इसने जब बेचना है तो इस पे 10% नहीं बढ़ाएगा, इस पे बढ़ा रहा है, यानी 110 हो गया यहाँ से, और इस पे 5% कम कर रहा है। इसका 10% कितना हुआ, 11। हाँ, और इसका आधा कितना हुआ, 5.5। 5.5 कम करो तो 104.5। अब यहाँ पे यही गलती हो सकती थी जो कि आपको कराया गया। हाँ, अब ये समझ में आ गई बात, बोलो। अब देखो यहाँ पे 104, इसका आप 12% पता होना चाहिए आपको। इसका 10% कितना हुआ, 10.45। इसका 2% कितना हुआ, जल्दी करो, ऐसे ही करो जल्दी निकलेगा। इसका 2% कितना हुआ, 10, 2 5 10, 2 4 8 9, ये हुआ ना 2.09। हाँ, तो ये ऐड कर दीजिए इसमें, 2.09 कितना आएगा, 12.53। 4 आएगा लास्ट में, 12.54। हाँ 4, ठीक है, 12.54। अब ये इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका 12.54। ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है भाई, 117 या 6, 117। हाँ 117, 7.04 इतना ही ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 468.6, बोलो यही दे रखी है। हमको साफ साफ दिख रहा है ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा नहीं जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 100 माना था ना, यहाँ पे देखो 400। हाँ, तो आ गया आंसर, 400। क्लियर। बस एक की वैल्यू 4 है तो 100 वैल्यू सर ये नहीं समझ में आया लास्ट। अच्छा, ठीक है, ओके। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी सब समझ गए ना, ये मिटा देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से ध्यान से, आपका जो फाइनल निकल के आया, ये अमाउंट पे किया ना आपके हिसाब से उसने, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 468.6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 की आ गई 4, भाई 4 टाइम्स लग जाएगा ये। तो 1 की वैल्यू जो आई है वो यूनिट है ना आपका, आपने 100 यूनिट माने थे ना स्टार्टिंग में, तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। हाँ, तो 100 वाले को क्या माना था हमने, 100 वाले को हमने माना था क्या, प्रिंटेड प्राइस जो था उसका। क्लियर है, समझ में आई सबको, ये नहीं आई, बताओ ना आई हो तो फिर से बता दें। आसान है तरीका ये बहुत आसान तरीका है, और बहुत तेज़ कर सकते हैं आप इससे। मतलब कोई हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पहले वाला टाइम निकालिए आप, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग से एरर हुआ था, और ये एरर हो सकता है किसी से भी, इसलिए ये भी समझाना ज़रूरी था। तो अदरवाइज इस पे कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा होता तो क्या ये तरीका लग सकता था क्या, चलो मल्टीपल चॉइस में तो लग जाएगा, लेकिन लग तो सकता है, हाँ, 100 हम लोग तो नहीं 100 में तो काट देंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन आप क्या मानिए कभी, हाँ बिल्कुल x नहीं, 100x, हर जगह x लेकर चलिए, बस कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये भी x आएगा, यहाँ वैल्यू किसकी निकल के आएगी, x की। जब x की वैल्यू 4 है तो 100x की कितनी हो जाएगी भाई, 100x की कितनी हो जाएगी, 400। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने x ऐड कर दिया है, x खाली लेकर चलिए साथ में, ये सब्जेक्टिव में माना जाएगा, इसमें कुछ गलती नहीं है अगर आप x लगा लेते हैं। ठीक है, खाली 100 में तो काट सकते हैं वो। हाँ बेटा, सर ये वाला क्वेश्चन लॉजिक भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
सर लॉजिकली 46816 फाइनल वैल्यू है। हाँ। कंज्यूमर को ये हाँ 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 मतलब 680 को एलिमिनेट करेंगे और 200 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये और कांस्टेंट लगा देंगे तो 400 से बचा। क्या लगा दें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ तुम्हारी या तो सही नहीं आ रही है। क्या कहना चाह रहे हो? 468.16 क्या है? स्मॉल वैल्यू है मतलब? ये सप्लाई मांग है। हाँ सर ऑटोमेटिकली 580 और 600 एलिमिनेट कर देंगे। 580 और क्या देंगे? अच्छा मतलब तुम ये कह रहे थे कि इसका जो प्रिंटेड प्राइस होगा उससे छोटा ही होना चाहिए, ये बोल रहे हो? यस सर। नहीं तो वो तो फिर 200 भी है ना यहाँ पे, और ऑप्शन में और कुछ भी हाँ छोटी हो जाएगी। मान लो ऑप्शन में 350 है, तब क्या करोगे? तब से सॉल्व करना है। हाँ तो मतलब ये जो तरीका है, ये तो मतलब ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो तो तब अपनाई जाती है जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया है जो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, और अब ऑप्शन का सहारा ले लें तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फिर हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, ठीक है? तो आंसर जो है वो हमारा हर सिचुएशन में आएगा, चाहे जैसे ऑप्शन बना के दे दें, है ना? चलें आगे, बताइए। ठीक पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो भी पीछे किया है। अच्छा वही कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मार्क प्राइस दिया हुआ है, शॉपकीपर होलसेल से खरीद रहा है कुछ डिस्काउंट पे, ठीक है? सेल्स इंट्रा स्टेट है, जीएसटी 12% है, शॉपकीपर 90 रुपीज़ पे कर रहा है टैक्स के रूप में। बहुत तेज़ लगेगा अगर आप पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया वो अप्लाई कर लेंगे तो सही से, बहुत तेज़ लगेगा। वैसे ही एरो से बनाइए। चलिए मैं कराता हूँ, देखिए ध्यान से। मार्क प्राइस आर्टिकल का 7500 है, ध्यान से सुनना। शॉपकीपर खरीदता है इस आर्टिकल को होलसेलर से, ठीक है? कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे, नहीं पता क्या प्राइस है, छोड़ देते हैं 25 20। अच्छा ठीक है, देखते हैं बेटा। मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट इनको मिला है, क्या मिला, कितने का खरीदा नहीं पता, ठीक है? वो डिस्काउंटेड प्राइस भी हमें नहीं, डिस्काउंट भी नहीं पता क्या है, छोड़ देते हैं। सेल्स इंट्रा स्टेट है, छोड़ो। जीएसटी 12% लग रहा है, यानी 66 वाला चक्कर यहाँ पे भी लगेगा। शॉपकीपर ने अगर 90 पे किया हो, अब देखिए यहाँ पे यही आंसर छुपा हुआ है। शॉपकीपर ने 90 पे किया है और शॉपकीपर 90 2 बार पे करेगा, कंफर्म है, क्योंकि 90 को स्टेट गवर्नमेंट को दिया है ना, तो उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा। तो 90 दिया है और 6% के हिसाब से दिया। बताइए किसका 6% 90 होता है? किसका 6% 90 होता है? बहुत तेज आपका दिमाग चलना चाहिए। 6% 1500 का 90 होता है। 1500 को अगर नहीं भी चला दिमाग तो आप फिर नीचे लग के डिवाइड कर लीजिए सीधे, तो क्या आ जाएगा ऊपर 15 और इधर 2 0 मिलेंगे ही आपको। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कोशिश करिए कि ओरली भी निकालना आए, क्योंकि ये छोटे परसेंटेज हैं। तो 1500, इसका मतलब 1500 अब आपको पता है जो शॉपकीपर पे करता है वो शॉपकीपर का टैक्स है ना ये। इसका मतलब जो होलसेलर को इसके अलावा इसने दिया होगा, बोलो यहाँ पे दिया होगा नहीं दिया होगा? भाई होलसेलर को जो दिया था, ये तो शॉपकीपर जो पे कर रहा है उसने किससे लिया है? अरे कंज्यूमर से लिया ना, ये तो कंज्यूमर से लेता है ये, तो इसको दे रहा। और ये जो होलसेलर वाला है ये एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये 90 इसने जो पे किया है, इसके अलावा होलसेलर पहले ही पे कर चुका है। तो ये जो 1500 है वो क्या है? भाई शॉपकीपर हमेशा प्रॉफिट पे करता है ना, शॉपकीपर प्रॉफिट पे करता है। तो जो 90 रुपीज उसने पे किए हैं 1500 पे, इसका मतलब 1500 उसका प्रॉफिट रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो 1500 अगर उसका प्रॉफिट है तो आगे उसने, यहां हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आगे उसने कितना बढ़ा के बेचा, ये नहीं बताया जा रहा है। बताया जा रहा है क्या कितने पे बेचा है? बताओ, बताया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, मार्क प्राइस पे बेचा है, तो मार्क प्राइस पे बेचा है यानी 7500 पे बेचा है, ठीक है? तो 1500 अगर उसका क्या है प्रॉफिट है, तो एक्चुअली में उसको पड़ा कितने का होगा? 6000 का, ठीक है? क्लियर दिख रहा है हमको 6000 का। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट 1500 7500 पे दिया जा रहा है, तो कितना हिसाब से दिख रहा है? 20% है ये, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे निकाल लीजिए आप सीधे सीधे, 5 और इधर 100 होगा, 20% आ गया आपका आंसर। समझ में आया?
तो ये जो 90 था इसी से आंसर निकल आना था। यहाँ से आपको पता चला कि अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपको पहले ही क्लियर है क्योंकि मार्क प्राइस पे बेचा है, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट पता चल गया और मार्क प्राइस दे रखा था उन्होंने, तो कितने का डिस्काउंट था, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 1500, 7500 का 20% होता है। क्लियर है? बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है, आगे चलते हैं, वरना 20% आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुखर्जी परचेज्ड अ मूवी कैमरा, ठीक है, 25,488 का, जिसमें 10% रिबेट ऑन द लिस्ट प्राइस एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस, ये सब इंक्लूडेड है। देन द मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, मार्क प्राइस को आप क्या मान लेते हैं, 100 मान लीजिए कि कैमरे का मार्क प्राइस 100 था। अब देखिए मार्क प्राइस अगर 100 था तो क्या हुआ, मुखर्जी ने मूवी कैमरा इतने का खरीदा है। मार्क प्राइस अगर 100 था तो रिबेट कितने की मिली है, 10% की, यानी 90 का हो गया वो। अरे रिबेट के बाद कितने का हुआ, 90 का हुआ ना। अच्छा 18% इस पे टैक्स लगा, बताओ 90 का 18% अगर 99 में हम डिवाइड करें तो बताइए कितना कितना हो रहा है। सबसे पहले कितना मिलेगा, अरे कितना मिलेगा 8.1, और यहाँ पे कितना 8.1, 2 बार मिला ना ये, तो टोटल कितना टैक्स हो गया बताओ। टैक्स के बाद कितने का बना ये जाके, भाई टैक्स के बाद ये कितने का बना टोटल जाके 106.2 इतने का बन रहा है ना। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25488, बोलो दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है फाइनली। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25488 डिवाइडेड बाई दिस। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। 24 साफ साफ दिख रहा है, 2 टाइम्स तो जाएगा ही सबसे पहले, उसके आगे कितना जा रहा है, 24 आ रहा है। यस सर। ठीक, तो 24 आ गया, 24 नहीं 240 आ रहा होगा आंसर यहाँ पे, 240 आएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू 240 है भाई, 1 की वैल्यू 240 है तो 100 की 24,000 हो जाएगी। क्लियर है, बहुत तेज लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ बेटा सर ये 9 to 8.1 प्लस 8.1 कैसे हुआ? ये 9 नहीं है, 9% है GST। ये 18% दिया था ना, तो मैंने अलग अलग तोड़ लिया उसको 2 में। ना तोड़िए आप, डायरेक्ट 18% निकाल दीजिए इसका। 18 9 का 162 होता है, 1 0 लगाइए तो यही आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग निकालिए चाहे डायरेक्ट निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर ये सर राइट हैंड साइड वाला पार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखो फाइनल जो हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है, आप जो नीचे हमने निकाला है आपका 106.2, समझ में आया ये कहाँ से आया? यस सर। तो 106.2 है क्या, ये रिबेट प्लस टैक्स मिला के क्या बन रहा है हमारा, बाइंग प्राइस मिल रहा है ना, जितने पे खरीदा है उसने मूवी कैमरा। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25,488। तो अगर इतने की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये हमने निकाला जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 240 आ जाता है यहाँ से हमारे पास। अब अगर 1 यूनिट 240 का है तो 100 यूनिट कितने के हो जाएंगे, 24,000 के हो जाएंगे। 2 0 उधर लगा दीजिए। क्लियर, बात समझ में आई? हाँ, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, आपका दिमाग खोल देने वाली है। इतना मतलब लॉजिक और कॉमन सेंस बेस्ड है प्योर, इसको अप्लाई करेंगे आप तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। हम देख भी चुके हैं इससे पहले कई क्वेश्चन। 100 से सर क्यों मल्टीप्लाई किया गया? 100 से इसलिए किया था क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा था, मार्क प्राइस पूछ रहा था, और मार्क प्राइस हमने 100 माना था स्टार्टिंग में। अच्छा ओके सर, आप समझे? हाँ, अब देखो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकता था। अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो वो कुछ भी पूछता, आप निकाल लेते, है ना। मान लो वो पूछता कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया, तो आप क्या करते, आप 8.1 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको आ जाता। बोलो, मान लो क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए आपसे पूछता बताओ स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया, क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है और इधर ब्रेकेज कर रखा है, अलग अलग ब्रेकडाउन कर रखा है, तो आपने 8.1 आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को गया है, तो 1 यूनिट अगर 240 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 8.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स निकल आएगा, है ना। उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो अगर आपसे पूछता कि बताओ रिबेट प्राइस बताओ कितना है, यानी जिस पे रिबेट मिली है वो प्राइस आफ्टर डिडक्शन कितना हो रहा है, तो वो 90 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता है। हाँ, तो मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उससे आप सारी तरीके निकाल सकते हैं, जितनी भी चीजें पूछेगा आपसे, अगर आपको ये पता है तो। क्वेश्चन को चाहे जितना डिफिकल्ट बना दो, है ना, हमें अगर बेसिक सही कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
Kiran purchases an article for 5310 which includes 10% rebate on the marked price and 18% tax on the remaining price. Then the marked price of the article. अब ये आप लोग खुद करके बताइए तेजी से, जैसे पिछला वाला किया है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़े डिजिट्स अलग हैं, थोड़ा सिनेरियो अलग है. 5000 एक आंसर आ गया बहुत तेज, बाकी लोग भी कर रहे होंगे. चलिए मैं बता देता हूँ. कह रहा है किरण ने एक आर्टिकल परचेज किया है 53 देख चुके हम लोग. मार्क प्राइस पूछ रहा है 100 मान लीजिए. 100 पे रिबेट है कितने का, 10% का, 90 बचा. फिर उसके बाद टैक्स लग रहा है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है. तो ये कितना हो जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है 106 पॉइंट कितना हो रहा था, 2 ना, उतना ही आ रहा था ना पीछे. अब इस बार इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5310 दे रखी है ना. और देख के लग रहा है कि ये 5 टाइम्स है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी. 5 है, 50 आएगी, 50 आ जाएगी, सॉरी 50 आ जाएगी. अरे ये 5 टाइम्स लग जाएगा ना सीधे सीधे, नहीं समझे भाई. 5, हाँ ये देखो 5 टाइम्स लग जाएगा ये पूरा 5 टाइम्स कट रहा है. अब अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5310 आ जाएगा, तो ये 50 आ गया. तो 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू जो मार्क प्राइस था वो 5000 हो जाएगी. हाँ क्लियर है. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा है तो कोई बच्चा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर. ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस. ठीक है, लिस्ट प्राइस पे ही बेच दिया. एक क्वेश्चन पीछे इस तरह का देख चुके हैं हम लोग. द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. इफ द शॉपकीपर पे अ टैक्स ऑफ ₹72, पीछे 90 था, याद है पीछे शायद 90 आ रहा था ना ऐसे ही, टू द स्टेट गवर्नमेंट, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर. चलो भाई तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, करो. अब ये जो अप्रोच तुम लोग को यहाँ सिखाई जा रही है, देखो ये काम कितने आगे तक तुम्हें आ सकती है. 2016 में मुझे याद है एक लड़का था आईआईटी दिल्ली का, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में सेलेक्टेड था वो, मतलब आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ था उसने. और एक एग्ज़ाम आपको पता है ना, एक यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है आईएएस का, पता है सबको, सुना ही होगा. हाँ, और उसके अलावा यूपीएससी के बाद एक और एग्ज़ाम होता है जिसको मिनी आईएएस बोला जाता है. मतलब आईएएस के बराबर तो नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट मिलती हैं वो उसी एग्जाम से मिलती है. उसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कराता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम. एसएससी सीजीएल का एग्जाम. इससे क्या होता है, मिनिस्ट्रीज में, फॉरेन मिनिस्ट्रीज में, हर जगह मतलब इसी से लोग जाते हैं. सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं जाके. इनकम टैक्स ऑफिसर जो सुना होगा वो भी इधर ही से जाते हैं. जीएसटी ऑफिसर. अब तो वो लड़का जो आईआईटी दिल्ली का था उसने इसमें 2016 में 1 रैंक लेकर आया था, यानी टॉप किया था उसने इस एग्जाम में. ठीक है, इस एग्जाम में आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए. एक मैथ्स और एक इंग्लिश. ठीक है, ये 2 जो इसका मेंस का एग्जाम होता है. प्री में तो आपका रीजनिंग और आपका जीके भी आता है इन दोनों के साथ साथ, लेकिन जो मेंस का होता है उसमें आपका 200 मार्क्स की मैथ्स आती है, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है. तो वो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते. मतलब ये वाला जो एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का. और मोस्टली लोग इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी, आपको सीजीएल नाम ही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम इसका नाम है पूरा. तो अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. यूपीएससी में भी ग्रेजुएशन कंपलसरी है. तो वो उस लड़के ने ये टॉप रैंक लेकर आया था इसमें. और उसको फिर जो भी मोस्टली लोगों को फॉरेन मिनिस्ट्री चाहिए होती है क्योंकि उसमें फॉरेन जाने का ही मौका मिलता है, तो वही लोग लेते हैं और वो बड़ा अच्छी कट ऑफ पे ही मिलता है. जैसे कंप्यूटर साइंस आईआईटी में बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक पे ही मिलता है. तो ये लड़का इसमें टॉप रैंक लेकर आया था. और मैथ्स कैसी आती है मैं बताना चाह रहा हूँ. मैथ्स में क्या आता है, पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स आती है, यानी आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये हो गया. और प्लस जो आपकी एडवांस मैथ्स है, एडवांस मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा का पोर्शन कुछ. ठीक है, तो वो मिला के पूरी मैथ्स आती है वहां पे. तो वहां क्या होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अगर ये तरीके नहीं आते हैं करने के, यानी क्वेश्चंस को लॉजिकली तेज कैसे करना है, ट्रिक से नहीं, ट्रिक इतनी नहीं याद रख पाएंगे आप, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अगर क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया तो ट्रिक फेल कर जाएगी. ट्रिक एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए होता है. तो अगर आपके पास वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देख कर और छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर दिया आपने, तो आप इस ऐसे एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं. क्योंकि मैथ्स का
वेटेज बहुत है। इंग्लिश तो मान सकते हैं कि कई सारे बच्चे अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश में इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन मैथ्स का एग्जाम इसका जो होता है वो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे। तो ये अप्रोच आप आगे जाएंगे, आप ग्रेजुएशन में कुछ भी करते हैं, कहीं से IIT में बीटेक करते हैं या कहीं और से करते हैं या किसी भी तरह का ग्रेजुएशन करते हैं, आप उसके बाद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर लड़के करते क्या है, पहले ये एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम को निकालने के बाद उनकी अच्छी खासी जॉब लग जाती है, सैलरी मिलने लगती है, और वो शायद 4 या 5 डेज अ वीक की जॉब होती है मिनिस्ट्रीज में, बाकी आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे। तो यहाँ से फिर UPSC की प्रिपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि बैकअप भी हो जाता है, अर्निंग भी होने लगी, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटल है फ्यूचर, और निकल गया तो बहुत अच्छा है, आगे निकल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। जो लड़के मेनली जो तैयारी करते हैं IAS PCS की, तो वो ऐसे निकल के जाते हैं कि अपना पहले उन्होंने भाई IIT से निकलने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब पहले ट्राई करता है लड़का, कि अगर उसको वहाँ पे अच्छी पोस्ट मिल जा रही है, अच्छी सैलरी है, तो प्राइवेट में क्यों जाएगा, और अगर उसका टारगेट UPSC है तो प्राइवेट में जाके तो टाइम ही नहीं मिल रहा है उसकी तैयारी करने के लिए। तो लोग फिर ये तरीका अपनाते हैं, मोस्टली लड़के IIT के, तो ज़्यादातर IITian वो क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम देंगे और उसके बाद ये तैयारी स्टार्ट कर देंगे, और 1-2 साल के बाद ही ये भी क्रैक हो जाता है उनका और आगे निकल जाते हैं। तो ये जो अप्रोच है मैथ्स में आपकी, ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, 9th में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, अभी आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, GST इंक्लूड हो गया है, तो ये इसमें अगर आपको यहाँ पे अप्रोच सीख लेते हैं आप, 11th-12th में तो ये चैप्टर आपको नहीं मिलने वाले हैं। 11th-12th का कोई चैप्टर आपका इस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इस एग्जाम के चैप्टर ही वही हैं जो आपके 9th-10th में आते हैं। हाँ, उस पर क्वेश्चन अच्छे लेवल के बना देते हैं वो लोग। तो अगर आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीखी, तो ये मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपका, देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट मोड होगा लाइफ का, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, आपको जॉब चाहिए, अच्छी रेप्यूटेड जॉब चाहिए, तो वो आपको दिलवा सकता है अगर आपने अच्छे से मैथ्स को अच्छा कर रखा है। तो मैथ्स ऐसा नहीं है खाली 11th-12th तक काम आनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी आपको जॉब दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वहाँ तक ये हेल्पफुल है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं, करवाने की ज़रूरत है? चलिए अच्छा करवा ही देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को चाहिए ना कराएं। आंसर हाँ 10% है, 10% है। वैसे ही करना था पीछे की तरह। क्या पूछ क्या रहा था हमसे? रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा था। देखो ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट पीछे भी पूछ रहा था, तो वहां भी हमने कर लिया था। कुछ नहीं करना था, वही बॉक्स बनाइए 2, ठीक है। दूसरे बॉक्स में आपको पता है शॉपकीपर रहता है, यहाँ होलसेलर या डीलर रहता है। तो इस वाले में वो कह रहे हैं 72 इन्होंने दिया, ठीक है, 72 दिया है, तो ये हमेशा प्रॉफिट पे ही देते हैं। और इस बार इनका प्रॉफिट कितना होगा? 72 कितना है? 6% है। स्टेट गवर्नमेंट को दिया है ना, 9% है, सॉरी 9%। तो किसका 9% 72 होता है? किसका 9% 72 होता है? 800 का। अरे पीजी साहब निकालिए 800। हाँ, इसका मतलब ये 800 इनका प्रॉफिट था। अच्छा 800 प्रॉफिट था, प्रॉफिट डिस्काउंट के बराबर होगा क्योंकि इन्होंने लिस्ट प्राइस पे बेचा है। तो इसका मतलब इन्होंने 8000 का 8% आपको निकाल देना है। सॉरी 800 कितना परसेंट होगा? कितना है? 10% है। दिख रहा है, खैर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है हमें साफ साफ कि 800 कितना है? 8000 का 10% है। क्लियर है? समझ गए भाई? इनको इतने डिस्काउंट पे मिला होगा, इसका मतलब कितने पे मिला है? मान लो पूछ लेता शॉपकीपर को कितने का मिला है, तो क्या बताते? 7200 का। भाई इतने का ही मिला होगा ना। शॉपकीपर को होलसेलर से कितने का मिला? इनका 7200 का। बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आगे। कुछ भी पूछ सकता है, आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 2000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। रेट ऑफ GST दिया है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर बताइए। आसान है, वैसे ही करिए, बहुत आसान है। शॉपकीपर ने खरीदा है 240, बहुत तेज, बहुत अच्छा है। 2000 का खरीदा है, ठीक है, 2000 का खरीदा है, 66 की GST लगने वाली है, और कंज्यूमर को बेच दिया है 10% प्रॉफिट पे, यानी 2200 का बेच दिया है। शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी पूछ रहे हैं, वो सिर्फ कितने पे होगी? 200 पे दे रहा है। शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? जो इस पे दे रहा होगा ना, वो इससे कोई मतलब नहीं है। शॉपकीपर की टैक्स लायबिलिटी यहाँ काउंट हो जाएगी, यहाँ होगी, बोलो भाई, इसी पे होगी। सबसे पहले कितना देगा ये? 120, और इधर भी 120, तो टोटल कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, 240। चलिए ये भी बता देते हैं। कंज्यूमर पेज GST ऑन MRP, क्या होगा? वही है कि A का मतलब आपको पता है ना, A एंड B बोथ आर करेक्ट एंड A इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो याद हो गया होगा अब तक। B ऑप्शन क्या होता था? A एंड B बोथ आर करेक्ट बट B डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। C में क्या होता था?
A true. A is false, R is correct. Sir, A is false but R is correct. A is false but R is correct. हाँ हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, A फॉल्स है, MRP पे GST। मार्क्ड रिटेल प्राइस पे तो कोई आर्टिकल को बाय करता है ना कि उस पे GST पे करता है। तो MRP पे GST नहीं पे करते हैं? इसका कॉस्ट नहीं होती। नहीं सर, हाँ। MRP तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है। MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है, सही कह रहा है? यस सर, उसके आगे हम लोग कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देते। हाँ भाई, हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि आपने अभी बुक्स खरीद दी, बताई 250 की है, 250 निकाल दी हमने, उससे बोला 18% और देना है तुम्हें भी, GST भी इस पे है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। बल्कि हम तो 250 भी कोई नहीं देगा जल्दी। देखिए यहाँ पे डी हो गया, ए तो गलत है, और एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें दर्शन रॉन्ग है तो रीज़न सही होगा ही होगा, ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें दोनों गलत हो जाएं, तो ये भी बड़ा आसान है आपके लिए। A dealer is in Mathura buys some articles worth 8,000 at the rate 18% और पे करता है 9,000, ठीक है। ए सही है, ए सही है, ये सही नहीं हो सकता। मतलब ए तो कहीं 18 8 कितना होता है, 18 8 144 होता है ना, 144 आता है। तो 144 आ रहा है, ये तो मतलब 9,000 कहाँ से? सर A is wrong but R is true. A is false. हाँ, तो ये तो फॉल्स है, तो अब दूसरा तो चेक ना भी करो तब भी आपको पता है ए फॉल्स का ऑप्शन कौन सा रहता है। सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, सही बात है, पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डी एजर्शन कह रहा है डीलर परचेज आइटम फ्रॉम दिल्ली 40,000 के और रेट है 28%, 51,200 में, क्या ये सही है 51,200? हाँ सही है, सही है सर, सही है, हाँ। सही। तो दूसरा कह रहा है IGST विल बी चार्ज्ड, हाँ आगरा दिल्ली स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। व्हेन द सेल ऑफ आइटम्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सर ये सही होगा, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अ डील, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछे बताओ स्टेट को कितना टैक्स दिया होगा, तो क्या आंसर होगा? 0। हाँ बिल्कुल, स्टेट को IGST में टैक्स हम डायरेक्ट नहीं देने वाले हैं, वो सेंटर के पास जाएगा, वो डिवाइड करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, वो देगा नहीं देगा? देगा सर, हाँ देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अ डीलर बाइज एन आइटम फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़ ऑफ MRP 12,000, डिस्काउंट 20 है, 18% का GST लग के इतना बन रहा है क्या? डिस्काउंट है तो ये 96,000 का पड़ेगा, सॉरी 9,600 का। क्या था इसमें? बट फर्स्ट तो सर करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है ये वाला, हाँ अच्छा ये 96,000 आ रहा था, 80% इसका निकालेंगे 12,000 का है ना, तो फिर इस पे ही आपने 18% GST निकाल के देख लिया ये इतना आ रहा है? ये सर देख लिया सर। अच्छा ठीक है, देख लिया है तो पहला सही हो गया। फिर कह रहे हैं टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? हाँ इन्वॉल्व है, आगरा से अलीगढ़ इन्वॉल्व है ना भाई? सर वही तो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो सर केवल नहीं, रीजन एजर्शन को जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप में गलत नहीं है। रीजन ये भी नहीं कह रहा है कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। रीजन ये नहीं कह, अलीगढ़ यूपी में, हाँ अरे ये भी नहीं पता था अभी तक, अलीगढ़ यूपी में है, ठीक है। अब ये मत पूछना अलीगंज लखनऊ में भी है ना? नहीं सर ठीक है, अलीगढ़ यूपी में है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो वही कह रहे हैं आपसे कि टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ है, वहाँ पे 9% जा रहा है, उसको भी ओनली लिखा होता तो रीजन गलत हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो रीजन सही है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए उसमें? बी। बी। हाँ हाँ, चलिए ये बताइए 10,000 डिस्काउंट 10% है, 28% डिस्काउंट 10% है तो 9,000 हो गया। 9,000 पे अगर आप 28% लगाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है आपके लिए, निकल आ रहा है? ए फॉल्स है, ए फॉल्स बता रहे हैं। ये सर ए फॉल्स है 1.5 है। हाँ नहीं तो मुझे तो लग रहा सही है। 9 8 72, 9 2 18 साइड। अब 100 एक्स्ट्रा है इसमें। 2.20 है। हाँ। 20 नहीं सर, बट 11520 है। 11520 हो जाएगा ना सर, जब हम 9,000 में ऐड करें तो 9,000 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 5,
ये हो जाएगा। हाँ सही है, ऐसा तो गलत है ना, सही assertion। गलत है, एजर्शन गलत है, सही कह ये रहे हो हो। गया। तो एजर्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, और दूसरा तो सही है ही है क्योंकि इंट्रा स्टेट के बारे में खैर कुछ कह नहीं रहा है, तो इन्वॉल्व हैं दोनों। नहीं है कुछ। Mr. X in Agra who sold goods worth 10,000 to Mr. Y in Delhi with IGST. It is an interest। पहला सही है, पहला तो जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ करना ही नहीं है, सही होगा। Both are correct and R is the correct explanation। हाँ तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है क्योंकि IGST को उन्होंने इंटर स्टेट से रिलेट कर दिया है, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा वही आ गया। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी बनेंगे, वो आप लोग कर लेंगे। आपको आज जो कॉन्सेप्ट मुझे देना था इसके थ्रू वो मैंने दे दिया, आप सीख भी गए हैं आई होप। तो इसको देखिएगा रिकॉर्डिंग्स को, है ना। और जो भी मैं एक शीट आपको और भेज दूंगा, कल वाली रह गई भेजना, कल वाली भी एक शीट है और आज भी इसकी वाली, उसमें जो क्वेश्चन दिए हो ना तो आप उसी अप्रोच से करिएगा उसको ट्राई। तो वो अप्रोच बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इस एग्जाम में ही नहीं, मतलब मैंने अभी आपको बताया भी कि कैसे फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास आपकी बायो की है, थोड़ी देर में 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा, थैंक यू। सर हाँ सर जो आपने कल टेक्निक बताई थी सर, व्हाट नंबर शुड बी एडेड वाले में सर, उसकी Recording stopped. सर उसके बिना ऑप्शंस में नहीं हो पाएगा वैसे ही टेक्निक पे? क्या नहीं हो पाएगा, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहा हूँ। सर एज यू हैव टोल्ड कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, फॉर एग्जांपल 5, 30, 29 एंड 51। सर ये अगर ऑप्शन नहीं हो तो ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आपने बताया था। ऑप्शन नहीं हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर आपको नंबर रैंडमली गेस करने पड़ेंगे ना, 1 रखा 2 रखा। वो तो शो करते हैं। हाँ नहीं हो, लेकिन फिर बहुत लंबी प्रोसेस चली जाएगी। उससे बेटर ये होता है कि फिर आप एक्स ही रख के क्लियर कर लें, क्योंकि उसमें पता नहीं कितना नंबर चला जाए, उस पर लक पे फिर हो जाएगा कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप करते रहिए चेक, है ना। तो उसमें कुछ कह नहीं सकते आप कैसे शुरू करेंगे। 1 लें, माइनस में भी आंसर हो सकता है तो -1 ले लें, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसे रैंडम चेक करें, क्योंकि पता नहीं कितना लंबा आपको जाना पड़े, और उसमें एक्स को ही आप प्रेफर करिए, एक्स वाला मेथड। ऑप्शन दिए हैं तो फिर आप सिर्फ इसको ट्राई करेंगे, ऑप्शन के अलावा मत ट्राई करिए। आ भी सकता है और आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, ठीक है बेटा। यस।